तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक अपना संधि क्या है। संधि जो कि हिंदी में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें इस टॉपिक से कई 4-5 क्वेश्चन आए जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा भी टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। कोई सी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें लगभग सबसे अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अब देखो संधि संधि अपने दो प्रकार से लिखी है, एक तो आदन्वय और एक अनुस्वार। ठीक है, तो दोनों क्यों सही है, ठीक है, ये देखते हैं अपन। अब आपने देखा होगा एक व्यंजन संधि है, उसमें नियम है एक अनुस्वार वाला। किसका नियम है? अनुस्वार का नियम। ठीक है, अनुस्वार का नियम ये कहता है कि जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद उसका अंतिम जो अक्षर होता है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर यदि मैं है, क्या है? मैं हलंत। ठीक है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर अगर मैं हलंत है और इसके बाद में द्वितीय पद में अगर कैसे लेके मैं तक टोटल 25 वर्ण जो अपने कहते हैं स्पर्श व्यंजन, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कैसे लेके मैं तक 25 जो स्पर्श व्यंजन है, अगर ये इसके बाद में आते हैं तो मैं को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे एक तो अनुस्वार के रूप में और एक लिखते हैं जो भी वर्ग द्वितीय पद में है उसका अंतिम वर्ण। ठीक है, मैं के बाद में अगर 5 वर्ग होते हैं अपने कवर, चवर, टवर, तवर और पवर। ठीक है, इनमें से मैं के बाद में पांचों वर्ग में से कोई सा भी वर्ण है तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण यानी अंतिम वर्ण मैं के स्थान पर लिखते हैं। ऐसे दो प्रकार से हो गया, मैं को एक अनुस्वार के रूप में लिखते हैं और एक लिखते हैं वर्ग के अंतिम वर्ण के रूप में। ठीक है, ये व्यंजक संधि में नियम है वो पढ़ेंगे अपन, लेकिन हम इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, कि दो प्रकार से क्यों लिखते हैं। अब संधि देखो, अपन इसका विच्छेद करते हैं तो सम, ठीक है, प्लस में धी, सम प्लस में धी। ठीक है, अब ये मैं हलंत है, ठीक है, प्लस में ध, इसमें से ई बाहर निकाल लो छोटी। ठीक है, तो मैं के बाद में ध, ठीक है, ध है ना। अब ध कौन से वर्ग का है? तवर का। ध कौन से वर्ग का है? तवर का। ठीक है, तो मैं के बाद में अगर जो पीछे जो वर्ण है वो जिस वर्ग का है उस वर्ग का अंतिम वर्ण अपन इसमें लिखते हैं। तो ध तवर का है तो तवर का अंतिम वर्ण कौन सा होता है? न। क्या होता है? न। ठीक है, तो अंतिम वर्ण न होता है तो इसको अपन इसमें इस प्रकार से लिख देते हैं, मैं के स्थान पर न, तो क्या लिख देंगे? संधि। ठीक है, और एक तो प्रकार हो गया और एक हो गया अपने अनुस्वार वाला। मैंने जो आपको बता दिया कि मैं को दो प्रकार से लिखते हैं, तो अनुस्वार के रूप में और जो पीछे जो वर्ण होता है उस वर्ण का अंतिम वर्ण। ठीक है, उस वर्ण का अंतिम वर्ण के रूप में लिखते हैं। इसलिए संधि ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों प्रकार में सही है। ठीक है, और भी सही है। ठीक है, गलत कोई नहीं है। ठीक है, तो संधि को देख लिया, दोनों प्रकार का सही है, दोनों प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो संधि आपसे पूछ ले कि संधि का विलोम शब्द क्या है? तो विलोम शब्द होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। ठीक है, संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। कई बार इसको विच्छेद भी कहते हैं। अगर एग्जाम में विच्छेद आ जाए तो विच्छेद भी सही है, अगर दोनों आता है तो उसमें विग्रह ठीक है। दोनों अगर ऑप्शन आते हैं तो विग्रह उसमें राइट है। ठीक है, अगर विग्रह नहीं आए तो उसका फिर क्या होता है? विच्छेद। क्या होता है? विच्छेद। विलोम हो गया। अब देखो इसका शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ क्या होता है संधि का? संधि का शाब्दिक होता है मेल, मिलाप, मेल या मिलाप। ठीक है, या जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, ये शाब्दिक होता है। मेल, मिलाप या जोड़ना, आपस में मिलान करना यानी मेल करना, ये सब होता है शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अब संधि किसमें होती है? संधि क्या होती है या किसमें होती है? देखो दो पद होते हैं, एक तो प्रथम पद, ठीक है, और दूसरा एक होता है द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद।
अब प्रथम पद का अंतिम अक्षर, प्रथम जो पद है उसका अंतिम वर्ण प्लस में प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण, मान लो कोई ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण ये है और ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है, तो अंतिम और जो प्रथम वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है, उसमें योग होता है, मेल होता है, और मेल से जो बदलाव होता है, मेल से क्या होता है, बदलाव होता है, वही क्या है, संधि। वही क्या है, संधि। आइए समझ में, संधि क्या है कि प्रथम पद और द्वितीय पद, दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी दो वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, यानी दो वर्णों का जो मेल होता है, दो वर्णों क्या होता है, मेल होता है, योग होता है, और जो योग से जो बदलाव उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, विकार कौन सा, सार्थक विकार, ठीक है, वो विकार उत्पन्न होता है, उसको अपन कहते हैं संधि। क्या कहते हैं, संधि। आई समझ में, संधि की परिभाषा देख लिया अपन इस बार, ठीक है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, जब दो वर्णों का जो मेल होता है, योग होता है, और जो दोनों वर्णों का जो मेल से जो उत्पन्न जो विकार होता है, जो बदलाव होता है, वही क्या कहलाता है, संधि। ठीक है, तो अपन परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण में बदलाव वो संधि, जो अपन ने परिभाषा देखी थी वो उसको उदाहरण देते हैं। जैसे देखो आप युगांतर, क्या है, युगांतर। ठीक है, अब प्रथम पद इसका संश्लेषण करो, जैसे युग प्लस में अंतर, युग प्लस में अंतर। ठीक है, तो प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अब अंतिम वर्ण क्या है, गे नहीं है, इसको टुकड़ा करेंगे अपन तो क्या होगा, ये प्लस में उ प्लस में गे प्लस में ए। ठीक है, गे में क्या मिला हुआ है, ए, प्लस में अन प्लस में ते प्लस में ए प्लस में ले प्लस में ए, ये इसके टुकड़े हो गए। ठीक है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, ए। ठीक है, जब दोनों पद का, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण, दोनों वर्णों का अगर मेल होता है, उस मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, जो बदलाव होता है, वो कहता है संधि। वो क्या कहता है, संधि। अब क्या विकार उत्पन्न हुआ, ए, इधर भी क्या है, ए। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, आ। क्या हो गया, आ। ठीक है, विकार उत्पन्न हुआ नहीं हुआ, आ हो गया, तो इसको मिलाओ, ये में वो मिलेगा तो यू, गे आधा है, गे में क्या मिलेगा, आ, क्या मिलेगा, आ, तो युगा और तर। ठीक है, युगांतर बढ़ गया अपना। ठीक है, तो समझ में आया ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, जब दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं और जो दोनों वर्णों को मिलने से जो योग से जो विकार उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि। ठीक है, अगर विकार उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है, विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, संयोग। क्या कहलाएगा, संयोग। क्या कहलाएगा, संयोग। अब जैसे देखो युग बोध, क्या है, युग बोध। अब युग का अगर टुकड़ा करते हैं अपन, युग प्लस में बोध, युग प्लस में बोध। अब इसमें कोई है ही नहीं ऐसा कोई, ठीक है, मतलब इसका टुकड़ा करने के बाद में कोई जो शब्द बनेगा वो इसमें ए है, गे में से निकालेंगे प्लस में वे अलंत, तो इसमें क्या बनेगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट शब्द जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए इसको कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं, संयोग। युग प्लस बोध बराबर युग बोध। ठीक है, तो एक होता है संधि और एक होता है संयोग। संधि होता है जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन होता है, और संयोग होता है जो दोनों शब्द आपस में टुकड़े करने पर आपस में एक जैसे जुड़ जाते हैं, वो होता है संयोग। ठीक है, तो अपन परिभाषा देख लेते हैं संधि की। ठीक है, तो अब लिखते हैं अपन संधि की परिभाषा। क्या लिखते हैं, परिभाषा। अब संधि की परिभाषा वैसे आपको मैंने समझा दिया इस तरीके से, अब इसको नोट कर लेना, लिख लेना। दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को ही
संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब दो वर्णों का मेल किस प्रकार से होता है? तो जो वर्णों का जो मेल होता है ना, वर्णों का मेल अपन 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से। ठीक है, वर्णों का मेल कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से। अब वर्ण कौन कौन से होते हैं ये देखो। वर्णों का जो मेल होता है ना, मेल, वो तो लेके अपने 6 प्रकार से मेल होता है। ठीक है, लेकिन वर्ण कौन कौन से होते हैं ये तो देखो। तो वर्ण होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर, 3 वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, इनका तो मेल होता है। ठीक है, अब 6 प्रकार से किस प्रकार से होता है देखो। स्वर प्लस स्वर। ठीक है, स्वर प्लस में स्वर, आगे स्वर और पीछे भी स्वर, दोनों स्वर का मेल हो सकता है। ठीक है, अगला देखो, स्वर प्लस में व्यंजन, स्वर का और व्यंजन का मेल होता है। ठीक है, व्यंजन प्लस में स्वर, पहले व्यंजन बाद में स्वर। ठीक है, अगला स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस में स्वर। ठीक है, और व्यंजन प्लस में व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी व्यंजन दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं। ठीक है, अगला है विसर्ग प्लस में स्वर, विसर्ग प्लस में व्यंजन। ठीक है, स्वर और स्वर दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर। ठीक है, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर के बाद में व्यंजन हो, व्यंजन के बाद में स्वर हो, व्यंजन के बाद व्यंजन हो, विसर्ग के बाद में स्वर हो और विसर्ग के बाद में व्यंजन हो। इस प्रकार से 6 प्रकार से वर्णों का मेल होता है। ठीक है, अब स्वर के बाद स्वर, अब देखिए यहां से संधि निकल के आएगी। आपने तो परिभाषा लिखी ना, अब ये 3 जो वर्ण होते हैं, अब संधि निकल के आएगी। संधि कितने प्रकार की होती है वो अपने जो वर्णों का जो मेल किया है ना, इसमें से निकालते देखो। स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद में स्वर, अगर स्वर के बाद में अगर स्वर का मेल होता है तो वो कहलाती है स्वर संधि। क्या कहलाती है? स्वर संधि। क्या कहलाती है? स्वर संधि। फर्स्ट हो गई। स्वर के बाद में अगर स्वर का मेल होता है तो वो कहलाती है स्वर संधि। स्वर के बाद में व्यंजन हो, व्यंजन के बाद में अगर स्वर हो और व्यंजन के बाद में व्यंजन हो तो ये कहलाएगी व्यंजन संधि। क्या कहलाएगी? ये 3 कहलाएगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, और तीसरी विसर्ग के बाद में स्वर हो और विसर्ग के बाद में व्यंजन हो। इस प्रकार से क्या है? वर्णों का मेल होता है। आगे स्वर पीछे स्वर, आगे स्वर पीछे व्यंजन, आगे व्यंजन पीछे स्वर, आगे व्यंजन पीछे व्यंजन, आगे विसर्ग पीछे स्वर और आगे विसर्ग पीछे व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार से 6 प्रकार से वर्णों का मेल होता है और इन वर्णों के मेल से जो उत्पन्न जो विकार होता है वो संधि कहलाती है। अब वर्णों का जो मेल हुआ है उससे अपनी संधि निकल के आई है। पहली स्वर, दूसरी व्यंजन और विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन बराबर विसर्ग, विसर्ग संधि हो गई। 3 प्रकार। समझ में आया? वर्णों का मेल कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से होता है। ठीक है, संधि अब कितने प्रकार आगे संधि के? संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि संधि 3 प्रकार की क्यों होती है। ठीक है, 3 प्रकार की इसलिए होती है कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं और उनका जो मेल है वो 6 प्रकार से होता है। वो अपने सारा देख लिया, इसलिए संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, अब देखते हैं अगली। ठीक है, अब संधि पढ़ ली अपने 3 प्रकार की, संधि की परिभाषा पढ़ ली। अब पहली संधि है अपनी स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि। ठीक है, अब ये स्वर संधि, इसकी परिभाषा देखेंगे पहले तो। ठीक है, और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है वो भी अपन देखेंगे अच्छी तरह से। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या है? ठीक है, स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि 2 स्वरों के मेल, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को ही स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि आपको देखिए, मैंने अभी बताया था स्वर संधि, इधर भी स्वर और पीछे भी स्वर, यानी 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है वो कहलाते हैं स्वर संधि। ये तो परिभाषा हो गई स्वर संधि की। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? आप देखो, मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे, जो वर्ण विचार पढ़ाए थे उसमें स्वर कितने बताए थे? 11। कितने बताए थे? 11। कौन कौन से? ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ऋषि, ए आई ओ और औ, ठीक है। 11 स्वर बताए थे आपको। अब इसमें से तो स्वर, इसमें से तो भेद होंगे स्वर संधि के, तो आपको बताता हूं मैं, देखो समझो इसमें ए आ है, ई है और ऊ है, ठीक है। इनका अपन दीर्घ रूप, तीनों का दीर्घ रूप है ना, यानी बड़ा रूप है ना दीर्घ रूप। ए का बड़ा क्या है आ, ई का ई बड़ी और ऊ का बड़ा ऊ। री जो है वो संस्कृत में बड़ी भी होती है, लेकिन अपने हिंदी में छोटी री चलती है, री सी, ठीक है। बाकी संस्कृत में बड़ी भी होती है, ठीक है। तो ए आ ई ऊ, ठीक है। दीर्घ रूप कहने का मतलब ए और आ, इसके बाद में अगर ए और आ, ठीक है, समान स्वर, समान स्वर, तो दीर्घ क्या होता है आ, क्या होता है आ, क्या होता है आ। तो ए आ ई और ऊ, यानी तीनों जो ये है, तीनों जो वर्ण है ए आ ई और ऊ, ये आपस में एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं, तो इनका क्या हो जाता है दीर्घ रूप, क्या हो जाता है दीर्घ रूप, ठीक है। ई बड़ी प्लस में ई और बड़ी ई हो, दोनों समान स्वर हो, तो क्या हो जाएगा बड़ी, क्या हो जाएगा दीर्घ रूप, बड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ए आ ई ऊ, ठीक है, ऊ बड़ा ऊ प्लस में ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, दोनों आगे पीछे समान स्वर है, तो क्या हो जाएगा दीर्घ रूप बड़ा ऊ, क्या हो जाएगा दीर्घ रूप बड़ा ऊ। तो ये तो आपके समझ में आ गया कि समान स्वर ए आ ई और ऊ ये आपस में एक दूसरे के पीछे आते हैं, तो इसका क्या हो जाता है दीर्घ रूप हो जाता है, क्या रूप हो जाता है दीर्घ रूप हो जाता है। तो इसलिए अपन इसको कहते हैं दीर्घ संधि, क्या कहते हैं दीर्घ संधि। समझ में आया? जिनका दीर्घ रूप होता है यानी बड़ा रूप होता है, जिन जिन वर्णों का बड़ा रूप होता है, जैसे आ का ए का बड़ा रूप आ, ई का बड़ी ई, ऊ का बड़ा ऊ, तो इन जो वर्ण है, ये जो स्वर है, इनके पीछे यही स्वर वापस आते हैं, यानी समान स्वर वापस आते हैं, तो वो किस में बदल जाते हैं दीर्घ में, किस में बदल जाते हैं दीर्घ में। ए आ प्लस में ए आ, इसके ठीक है समान स्वर है, तो किस में हो जाएगा दीर्घ में, यानी बड़ा हो जाएगा आ हो जाएगा, ठीक है। ई बड़ी प्लस में ई बड़ी, तो दोनों समान स्वर है, तो उसका किस में हो जाएगा दीर्घ बड़ी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है दीर्घ। तो फर्स्ट जो स्वर संधि का भेद है वो हो गया दीर्घ संधि। समझ में आ गया? स्वर में से समझा रहा हूं आपको, जो स्वर के जो 11 बताए थे मैं आपको स्वर, उसमें से अपन इनका देख रहे हैं कितने पार्ट होते हैं स्वर संधि के। तो पहला समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला देखो, ए आ देख लिया, ई देख लिया, ऊ देख लिया। अब अगला है ई ऊ और री, ठीक है। ई ऊ और री, ठीक है, 5 वर्ण ई ऊ री, 5 वर्ण। इनके बाद में इन पांचों को छोड़ के, इन पांचों को छोड़ के इनके बाद में कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब 1 2 3 4 5 6, इन पांचों के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, ठीक है, 5 वर्ण ई ऊ और री, इनके बाद में असमान स्वर कौन सा, इन पांचों को छोड़ के बाकी जो 6 बचे हुए हैं, यानी वो स्वर अगर इनके बीच में आते हैं, इनके पीछे आते हैं, तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे। ऐसा समझ में? ई ऊ री, इनके बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है असमान स्वर आता है, तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे आदेश हो जाता है, ठीक है। अब ये किस में होता है यण संधि में, किस में होता है यण में, ठीक है। ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे, किस में होता है यण संधि में, किस में होता है यण संधि में। इको यणची यानी इक वर्ण के स्थान पर यण वर्ण, ठीक है। इक वर्ण कौन से ई ऊ और री, इसके स्थान पर यण वर्ण कौन से य व र, ठीक है। यण संधि समझ में आ गई। ई ऊ और री, इन पांचों वर्णों को छोड़कर इनके पीछे अगर असमान स्वर यानी बाकी वो जो 6 बचे हैं, अगर वो वर्ण आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यण आदेश ये व र हो जाता है। आगे समझ में? ठीक है, अगला देखते हैं, ठीक है। तो स्वर में से अपने 2 निकाल ली, स्वर संधि के 2 भेद निकाल लिए, एक तो दीर्घ निकाल लिया और एक यण निकाल लिया। अब बाकी कितने बचे लास्ट में 4 और बच रहे हैं, ये 4 बचे हुए ना, ठीक है। ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ठीक है। इन 4 वर्ण, ये 4 जो वर्ण हैं ए आई ओ और औ, ठीक है, ए आई ओ
औ, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों को छोड़कर, इन 4 वर्णों को छोड़कर, ठीक है, इन 4 वर्णों को छोड़कर इनके पीछे बाकी जो 7 स्वर बचे हुए हैं, बाकी जो 7 स्वर बचे हुए हैं, यानी असमान स्वर, असमान स्वर, ठीक है, असमान स्वर कौन से? ये 7, ठीक है, ए आई ओ औ, इनको छोड़कर इनके पीछे जो असमान स्वर जो 7 स्वर बचे हुए हैं, अगर वो आते हैं, ए के बाद में कोई भी 7 में से एक आता है, आई के बाद में कोई भी 7 में से एक आता है, ओ के बाद में कोई 7 में से एक आता है, और औ के बाद में कोई 7 में से एक आता है। कहने मतलब ए आई ओ औ, इनके पीछे अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, हलंत लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ओ के स्थान पर अब, और ओ के स्थान पर आव, ओ के स्थान पर आव। समझ में आया कि ए आई ओ औ 4 स्वर है, इनको छोड़कर पीछे जो बाकी बचे 7 स्वर है आते हैं, असमान स्वर आते हैं, तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आव, और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। तो ये कौन सी संधि है? कौन सा रूप है? अयादी संधि। कौन सी है? अयादी, अयादी संधि। समझ में आ गया? तो तीसरा भी निकल के आ गया, तीसरी संधि निकल के आ गई, दीर्घ आ गई, यण आ गई और अयादी भी देख लिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं। सारे हो गए कंप्लीट। अब अगला कहां से स्टार्ट होता है? ए आ। कहां से? वापिस ए आ, कि ए और आ, ए और आ। वापिस देखते हैं, 11 स्वर है, इसमें से निकाल रहे हैं अपन, 3 भेद निकाल लिए, ए और आ। ए आ के बाद में यदि ई बड़ी ई, ठीक है, ए आ, ठीक है, ऊ बड़ा ऊ और री, ठीक है, ये आते हैं। ए आ, मात्र ए और आ के बाद में यहां तक ये 5 वर्ण, ठीक है, ए आ के बाद में ये 5 वर्ण अगर ई, ऊ और री अगर आते हैं तो ए आ के बाद में ई आएगा तो ए आदेश। कौन सा हो जाएगा? ए आदेश। अगर ऊ आएगा तो ओ आदेश। कौन सा हो जाएगा? ओ आदेश। और री आएगा तो आर आदेश। कौन सा हो जाएगा? आर। रे हलंत है, ठीक है। अगर ए आ के बाद में बाकी ये वापिस आते हैं, ई, ऊ और री। पहले तो क्या पढ़ा था अपन ने कि ई, ऊ, री, इसके बाद में असमान पढ़े थे, यानी इनके पीछे असमान स्वर आ रहे थे, ठीक है। और अब क्या पढ़ रहे हैं कि ए आ के बाद में, ए और आ के बाद में ई, ऊ और री आता है तो ई ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा और री का अर हो जाएगा, दोनों के स्थान पर। किसके स्थान पर? दोनों के स्थान पर हो जाएगा अर। तो ये किसमें होता है? गुण संधि में। किसमें होता है? गुण संधि में। समझ में आ गया? ये चौथा प्रकार जो अपने समझ लिया गुण संधि का, ठीक है। 5 निकाल लिए, वापिस कितने बचे? 4, ए आई और ओ, ए आई और ओ, ठीक है। तो ये 2 आगे वही ए आए हैं, तो ए और आ, ए और आ। इसके बाद में अगर ए आई, ए और आई और ए और आ के बाद में यदि ओ औ, ठीक है, ए के बाद में यदि ओ औ आता है तो क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर वृद्धि, यानी बड़ी हो जाएगी आई। क्या हो जाएगी? आई और औ, आई और औ, 2 मात्रिक, द्विमात्रिक। कितने मात्रिक? द्विमात्रिक। आई और औ। ए आ के बाद में ए और आई आ रहा है तो वो आई में बदल जाएगा, यानी उसका आदेश हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा आई हो जाएगा। और ए आ के बाद अगर ओ औ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो ये मतलब वृद्धि हो रही है मात्रा की, यानी क्या हो रही है? मात्रा की वृद्धि हो रही है। तो 5वां जो प्रकार संधि का हो गया वृद्धि संधि। क्या हो गया? वृद्धि संधि। समझ में आया? पहले तो अपन ने इनके बाद में असमान स्वर पढ़े थे, ए आई ओ के बाद में असमान स्वर आता है, ये रहे असमान स्वर, ठीक है। तो ए का आय में, आई का आय में, ओ का अव में, और औ का आव में हो गया, तो वही अयादी संधि, ठीक है। अब इनको जो पढ़े अपन ने वो ए आ के बाद में, किसके बाद में? ए और आ के बाद में ए और आई है तो यानी आई में हो जाएगा, ए और आई है तो किसमें हो जाएगा? आई में। किसमें हो जाएगा? आई में, यानी मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। और ओ है तो किसमें हो जाएगा? औ में, तो हो जाएगी वृद्धि संधि। क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। तो अपने स्वर संधि के कितने भेद निकाल लिए? 5। कितने भेद होते हैं? 5, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो क्या विद्यार्थियों, स्वर संधि का भेद निकालिए अपने। कितने भेद होते हैं? देखो, स्वर संधि के 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा अयादी संधि,
चौथा गुण संधि और पांचवा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि 5 देख लिए, ठीक है। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ संधि, यण संधि, आयाति संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है अब उसमें पढ़ेंगे अपन दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे दीर्घ संधि का। तो प्यारे विद्यार्थियों, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। और आपको वीडियो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम दिखती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हम आपकी समस्याओं का सोल्व कर सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है वो आपको मिलते रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।